राधिका पहली बार ब्याह कर अपनी ससुराल पहुंची। भाभी क्या देख रही हो, अंदर आओ, गृह प्रवेश हो चुका है। अरे बहू कहाँ खो गई, अंदर नहीं आना क्या? अरे सासू माँ अंदर क्या आऊं, 2 कदम के बाद कमरा ही खत्म हो गया। इतना छोटा कमरा तो चींटी का भी नहीं होता होगा। राधिका, तुम भी किसी धन्नो सेठ की बेटी नहीं हो। तुम भी गरीब परिवार की लड़की हो। हाँ, मैं मानता हूँ हमारा घर छोटा है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी गरीब हूँ, लेकिन हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन है। गांव और शहर में अंतर होता है राधिका। जितनी जमीन में मेरा घर बना हुआ है ना, इतने पैसों में तो गांव में बहुत बड़ी जमीन मिल जाती है, पर शहर में नहीं मिल पाती। अब चलो अंदर चलो। गृह प्रवेश के बाद वो अंदर आ गई। अंदर आने के बाद राधिका अपने कमरे को बड़े ही ध्यान से देखने लगी। इतने छोटे से कमरे में मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी? इतने में वहां पर उसकी ननंद आ गई और बेड पर लेट गई। पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, मैं तो हर रोज यहीं पर सोती हूँ। बाहर जाओ, माँ तुम्हें रसोई घर में बुला रही हैं। आज तुम्हारी पहली रसोई है। राधिका बाहर अपनी सास के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। सब लोगों ने मिलकर खाना खाया। बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। अब खाना बनाने की समस्या तो खत्म हो गई, क्योंकि पायल को तो खाना बनाना ही नहीं आता। माँ, भाभी के सामने तो कम से कम मेरी बेइज्जती ना करो। खैर, खाना पीना खाने के बाद अब बारी थी सुहागरात की। सारे बर्तन धोने के बाद राधिका जैसे ही कमरे में गई तो देखा वहां पर पायल और उसका पति दोनों ही मौजूद थे। अजय, आज हम दोनों की सुहागरात है। ये पायल यहाँ क्या कर रही है? बार बार हमारे कमरे में आ जाती है। जब तुम्हें पता है हमारे घर में बस एक ही कमरा है, तो क्यों ऐसे बार बार सवाल पूछती हो? माँ तो बाहर खटिया डालकर सो जाएंगी, लेकिन पायल हमारे साथ ही सोएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? आज तो हमारी सुहागरात है। तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी तो सुहागरात कैसे होगी? अरे तुम सुहागरात की छोड़ो, सोना कैसे है सिर्फ इतना देखो। अरे पायल, जरा माँ की पुरानी साड़ियों को लेकर तो आओ। इस कमरे को 2 भागों में बांट देते हैं, ताकि तुम्हें भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ भैया, अब तो यही करना पड़ेगा। पायल अपनी माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर आई। उन साड़ियों को अजय ने कमरे के बीचों बीच पर्दे की तरह टांग दिया, जिससे वो कमरा 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब एक तरफ पायल लेट गई और दूसरी तरफ राधिका और अजय। देखो राधिका, जल्दी जल्दी में मैंने शादी तो कर ली, लेकिन अभी सुहागरात नहीं बना पाएंगे। अरे, जब कमरा ही नहीं था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे ही पिताजी पीछे पड़े थे कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, तो मैंने कर ली। अरे, आप लोग धीरे धीरे बोलोगे, आवाज यहाँ तक आ रही है। मुझे तो नींद ही नहीं आएगी ऐसे तो। तुम्हारी बहन कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती? तो आपने कौन सा मौन व्रत धारण कर रखा है भाभी? आप भी तो बकर बकर बोलती ही जा रही हो। अरे यार, अब तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? चुपचाप सो जाओ, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। अजय ने लाइट बंद कर दी और सब लोग सो गए। अगली सुबह राधिका ने नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद अजय काम पर निकल गया। अब कमरे में थी पायल और राधिका। पर्दे के एक तरफ राधिका आराम कर रही थी, तभी दूसरी तरफ पायल ने जानबूझकर जोर जोर से थाली बजाना शुरू कर दिया। देखना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाभी को इतना परेशान कर दूंगी कि ये अपने मायके ही भाग जाएंगी। फिर मैं आजाद होकर अपने पूरे कमरे में रह पाऊंगी। पायल, तुम ये क्या कर रही हो? इतनी जोर जोर से थाली क्यों बजा रही हो? मेरे तो कान ही फटे जा रहे हैं। मैं अपनी बॉडी को हीलिंग कर रही हूँ। ये तरीका मैंने नया खोजा है अभी अभी। अच्छा, तो बताती हूँ तुझे। राधिका जोर जोर से मोबाइल पर गाने बजाने लगी और डांस करने लगी, लेकिन पायल की थाली की आवाज अभी भी उसे तेज आ रही थी, इसीलिए उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ, मेरे भाई ने मुझे दहेज में स्पीकर दिया था। अब राधिका जोर जोर से स्पीकर में गाने बजाने लगी, जिससे पायल के कान फटने लगे और उसने थाली बजाना बंद कर दिया। भाभी, स्पीकर बंद करो, मेरे कान फटे जा रहे हैं। मैं भी थाली बजाना बंद कर देती हूँ। अब आई ना लाइन पे।
खैर दोपहर में खाना खाने का वक्त था। राधिका ने खाना बनाया और सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी, सासू माँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ शांति से खाना खाने। ठीक है बहू। राधिका अपने कमरे में जाकर शांति से खाना खाने लगी। तभी पायल भी वहां आ गई और पर्दे की दूसरी तरफ वो भी खाना खाने लगी। तभी उसने जानबूझकर एक जग भर के पानी जमीन पर पलट दिया, जिससे पूरा पानी राधिका की तरफ चला गया। ये क्या बदतमीजी कर रही हो पायल? मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए, पूरा पानी भर गया है मेरी तरफ। अरे भाभी, धोखे से हाथ लग गया, उसमें मेरी क्या गलती? पानी ही तो गिरा है, कोई ज्वालामुखी तो नहीं है। तो ऐसे दोनों ननंद भाभी हर वक्त आपस में लड़ती रहती थी। पायल अपनी भाभी को जानबूझकर परेशान करती थी ताकि वो मायके भाग जाए, पर राधिका ऐसा नहीं करती थी। राधिका की सास इन सब से बहुत परेशान थी। फिर एक दिन जब दोनों अपने कमरे में लड़ रही थी, तब, अरे तुम दोनों आपस में कुत्तों की तरह क्यों लड़ती रहती हो? पूरा मोहल्ला परेशान है, बाहर तक आवाज जाती है। अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? बंद करो लड़ना, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। उसकी सास वहां से मोहल्ले में किसी के घर चली गई। इधर दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के बाल नोचने लगी। भाभी, आज मैं तुम्हारे बाल नोचकर मैं तुम्हें गंजी बना दूंगी। और मैं तुम्हें कहां कहां से गंजा बनाऊंगी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। छोड़ो मेरे बाल। भाभी छोड़ मेरे बाल, चुड़ैल कहीं की, छोड़ मेरे बाल। तभी पायल ने इतनी जोर से धक्का मारा जिससे राधिका गिरकर वहीं बेहोश हो गई। अब पायल की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से पानी लाई और उसके चेहरे पर डालने लगी, लेकिन उसे तो होश ही नहीं आ रहा था। भाभी आंखें खोलो, हे भगवान, भाभी को पता नहीं क्या हो गया, इन्हें तो होश ही नहीं आ रहा। भैया भी नहीं है, माँ भी पता नहीं कहाँ चली गई। अब मुझे ही इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। पायल किसी तरह राधिका को पास की क्लिनिक में लेकर गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। पायल ने फोन करके अजय और अपनी माँ को भी वहीं बुला लिया। इनके दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गहरा असर हुआ है और गर्मी की वजह से हीमोग्लोबिन की भी कमी पड़ गई है। इन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, भाभी की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मैं भाभी को खून दूंगी। डॉक्टर ने पायल का खून राधिका के चढ़ाया। 2 दिन बाद वो ठीक हो गई और ठीक होने के बाद सब उसको घर लेकर आ गए। भाभी, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं लड़ूंगी और ये बीच का पर्दा भी हटा दो। चलो, अब कम से कम एक घटना की वजह से तू सुधर तो गई। अरे कोई बात नहीं सासू माँ, ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने तो इसकी बात का कभी बुरा माना ही नहीं। जैसे मैं अपनी छोटी बहन से लड़ती थी, वैसे ही इससे भी लड़ लेती थी। चलो, अब इसी बात पे मैं एक खुशखबरी तुम्हें देता हूँ। मेरा लोन पास हो चुका है। कल से ही मैं मकान बनाना शुरू करूंगा। कुछ ही महीनों के बाद अजय ने अपना अच्छा सा घर बनवा लिया, जिसमें 3 कमरे थे। घर बनने के बाद पहली बार उनकी सुहागरात हुई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। जल्दी से दीदी के पास पहुंच जाती हूँ ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो दीदी संभाल ले। माया अपनी दीदी की ससुराल जा रही थी। शाम तक वो अपनी दीदी राधिका के ससुराल पहुंच गई। अरे वाह, साली साहिबा ने तो सरप्राइज दे दिया। हाँ माया, तूने ना कोई फोन किया ना कोई मैसेज। दीदी जीजू, कल मेरा बर्थडे है तो सोचा इस बार का बर्थडे मैं आप दोनों के साथ ही मनाऊं। कल मैं 18 साल की हो जाऊंगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया साली साहिबा। कल हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। राधिका, मैं सजावट का सारा सामान लेकर आता हूँ। तुम तब तक साली साहिबा की खातिरदारी करो। क्या बात है विक्रम, मुझसे ज्यादा तो आप खुश लग रहे हैं माया के आने पर। ये कैसी बातें कर रही हो राधिका? तुम कहो तो मैं कहीं नहीं जाता, सिर्फ केक लेकर आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। विक्रम वहां से चला गया, लेकिन माया अंदर ही अंदर कुछ परेशान थी। अगले दिन विक्रम ने पूरा एक घर डेकोरेट कर दिया। माया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक काटने के बाद ही अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। दीदी, मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। माया बाथरूम गई। उसने अपने बैग से प्रेगनेंसी किट निकाली।
और चेकअप किया तो रिजल्ट पॉजिटिव निकला। जिस बात का डर था वही हुआ। मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी। खैर थोड़ी देर में माया बाहर आ गई। तभी उनके यहाँ कुछ भिखारी आ गए। चलो तुम लोग केक खा लो और जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं जीजू, अब भिखारी भी हमारी तरह इंसान होते हैं। आप लोग बैठिए, खाना खाकर जाइएगा। माया ने अपने हाथों से उन भिखारियों को बड़े प्यार से खाना परोसा, उन्हें पेट भर के खाना खिलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसने सभी भिखारियों को कुछ पैसे दिए और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। अब आप लोग जाइए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक यहाँ आकर कभी भी आ सकते हैं। इतना कहकर सारे भिखारी वहां से चले गए। माया, तू तो पूरी तरह बदल गई। अब विक्रम, तुम्हें पता है, बचपन में माया जैसे ही भिखारियों को देख लेती थी ना, तो उनसे दूर भाग जाती थी और या उन्हें पत्थर उठाकर मारने लगती थी। अरे क्या बात है, अब हमारी माया समझदार हो गई है। वेरी गुड माया, ऐसे ही सबका सम्मान किया करो। ऐसे ही धीरे धीरे कई महीने बीत गए। एक रात राधिका ने अपने पति से माया के बारे में बात की। विक्रम, मेरी बहन माया को आए हुए कई महीने बीत गए, लेकिन वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं तो यही चाहता हूँ कि माया यहाँ से जाए ही ना। वैसे भी हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं है। माया के आ जाने से घर थोड़ा भरा भरा लगता है। अगले दिन राधिका ने जब ध्यान से माया को देखा तो उसका पेट थोड़ा निकला हुआ था। अब माया, तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ी सी गैस बन गई होगी। गर्मी भी तो बहुत है ना। लेकिन जैसे जैसे माया का समय बीत रहा था, माया का पेट और भी बाहर आता जा रहा था। राधिका को अब उस पर शक होने लगा था, इसलिए उसने बिना माया को बताए एक दिन डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा, मुबारक हो, ये जल्द ही माँ बनने वाली हैं, सिर्फ 2 महीने बाद। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। विक्रम और राधिका हैरान हो गए। माया का तो डर के मारे बुरा हाल था। माया, किसका बाप लेकर तू हमारे घर रुकी हुई है? हमारे माँ बाप को इसके बारे में पता चला तो क्या सोचेंगे वो? जल्दी बता, कौन है इसका बाप? दीदी, इस बारे में मैं जो भी बताऊंगी आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, पर वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। राधिका, उसे ज्यादा परेशान मत करो। वो कह रही है ना कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। तुम तो कुछ बोलो ही मत, मुझे तो तुम पर ही शक हो रहा है। माया को इस घर में आए हुए 7 महीने बीत चुके हैं और उसे प्रेग्नेंट हुए भी 7 महीने हुए हैं, और जैसे ही माया के जाने की बात करती हूँ आप परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या समझूं? राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? दीदी, आप जीजू को गलत मत समझिए। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है माया, जैसे ही मैंने विक्रम को कुछ बोल दिया वैसे ही उसकी साली को बुरा लग गया। हाँ, अब तो मेरा शक बिल्कुल पक्का हो गया है। अब राधिका ने अपनी बहन और विक्रम दोनों से ही बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो बस खाना बनाकर उनके सामने रख लेती है और चुपचाप अपने कमरे में सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। उसने काले से रंग के बच्चे को जन्म दिया। अब विक्रम भी गोरा है और तू भी गोरी है। हमारे खानदान में कोई इतना काला भी नहीं है, फिर ये बच्चा काला कैसे पैदा हो गया? राधिका, अब तो साबित हो गया है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब तो बता दो माया कि ये बच्चा किसका है, वरना तुम्हारी बहन मुझसे बात नहीं करेगी। मैंने कहा था ना आपको, मैं आपको कुछ भी बताऊंगी आप लोग भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ये सब सच बोल रही हूँ कि इस बच्चे के पैदा होने में किसी मर्द का हाथ नहीं है। दीदी, आप ये बच्चा रख लो और मुझे घर जाने दो। देख रहे हो विक्रम, ये कितनी बड़ी पापी हो गई है। अपना पाप हमें देना चाहती है। तुझे नहीं बताना तो मत बता। अपना बच्चा पकड़ और निकल जा यहाँ से। राधिका ने जल्दी से उसका बैग पैक किया और उसे उससे बच्चे के साथ वहां से भगाने लगी। इतनी देर में वहां ढेर सारे भिखारी आ गए। उनमें से एक बूढ़ी भिखारन ने उस बच्चे को माया से छीन लिया। अरे, ये बच्चा मेरा नाती है। हम लोग इसे लेने के लिए आए हैं क्योंकि इसकी माँ को तुम्हारी छोटी बहन ने ऊपर पहुंचा दिया था। क्या? इसका मतलब आप ही उनकी माँ हो? हाँ, मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन अब तुम अंदर से पूरी तरह बदल चुकी हो, इसलिए हमने तुम्हें माफ किया। दीदी, जीजू, अब मैं इन लोगों के सामने सब कुछ बताती हूँ।
दरअसल आज से 3 साल पहले जब मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने कहीं जंगल में गई हुई थी, तब वहां पर एक भिखारन आ गई। वो हमसे बार बार खाना मांग रही थी। हम टिफिन में खाना खा रहे थे और वो हमारी तरफ ही घूरे जा रही थी। मुझे गुस्सा आया और वह टिफिन उठाकर उसे मैंने मार दिया, जिससे वो कहीं गिर गई और अंतिम सांसें लेने लगी। तेरी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा ही दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जैसे ही 18 साल की हो जाएगी वैसे ही मेरा बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। मैं उस समय सिर्फ 15 साल की थी, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे मैं 18 साल की हो रही थी, मुझे उनका दिया हुआ श्राप डराने लगा। हर रोज मुझे वही सपना दिखाई देता था, इसलिए मैं अपने 18वें जन्मदिन पर सीधा आपके पास आ गई, क्योंकि अगर मैं घर में रहती तो अपने माँ बाप को कोई जवाब नहीं दे पाती। इसलिए मैं जैसे ही 18 साल की हुई वैसे ही मुझे उल्टी हुई और पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। अब हम लोग इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाते हैं। तुमने इस बच्ची को स्वस्थ पैदा किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर सारे भिखारी वहां से बच्चा लेकर चले जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से भिखारियों की इतनी इज्जत करने लगी। हाँ दीदी, मुझे उस गलती का आज तक एहसास है। आज के बाद मैं किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। हाँ माया, अब ऐसा कभी मत करना, वरना तुम्हारी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी बहन मुझे ही कैरेक्टरलेस समझने लगी थी। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी पिछले 9 महीने में इस घर में हो रहा था, उन सब से मेरा शक सिर्फ आप पर ही जा रहा था, लेकिन मैं गलत थी। खैर, अगले दिन विक्रम की साली अपने घर वापस लौट गई। इधर विक्रम और राधिका खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।